ये चैप्टर जो है वो 11th 12th एंड फॉर टारगेट दोनों तीनों के लिए आएगा ये। तो हम लोग पहले मोल कंसेप्ट के बारे में हम समझ लें। मोल कंसेप्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं रहता है, लेकिन मोल कंसेप्ट से इनडायरेक्टली क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से कोरिलेट करके वो डालता है। इसलिए पहले मोल कंसेप्ट को हम लोग जब समझ लें और उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में फिजिकल में चलेंगे। तो अगला हम लोग का बस जो चैप्टर हम लोग का स्टार्ट होने जा रहा है वो 11th का ही है, मोल कंसेप्ट है। कुछ बच्चों का दोपहर में मैंने क्लास ली थी, लेकिन वो अपना नहीं गया था, उतने अच्छे से आपका वीडियो नहीं बन पाया था। तो अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, फिर इसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेंगे उसको, है ना। अब चलेंगे, हम लोग का पहला आएगा हम लोग का मोल कंसेप्ट में। पहला हम लोग का आएगा एटम क्या है। एटम क्या है, तो एटम के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं क्या, कि मान लेंगे कि ये गोल्ड का एटम है। सपोज कीजिए कि ये गोल्ड का एटम है। तो गोल्ड के एटम को मैंने क्या किया, ये कोई भी एलिमेंट हुआ, गोल्ड का एलिमेंट मैंने ले लिया, बहुत बड़ा गोल्ड लिया। अब गोल्ड को क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे पार्ट में इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम छोटे छोटे पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे, और इसको छोटे पार्ट में ब्रेक किया, तो और जैसे जैसे हम छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करेंगे, और अंत में जा करके सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको और ब्रेक नहीं किया जा सकता है, वही मेरा क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड, मानिए और इसको छोटा किए और इसको अब इसको क्या करेंगे, और ब्रेक नहीं किया जा सकता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। तो किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। यानी इसी भी एलिमेंट का, तो इसको मैंने ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक करता गया। जैसे जैसे हम ब्रेक करेंगे, अंत में जाकर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मेरा एटम कहलाएगा। तो एटम में लिख लीजिएगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। इसका क्या होगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। दे हैव, लिखते जाइएगा साथ साथ आप लोग भी, दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, they have independent existence and take part in the chemical reaction and take part in the chemical combination, ये हो गया। अब आएंगे एटम को, जो है एटम के साइज को हम लोग एटॉमिक रेडियस से मेजर करते हैं। तो लिख लेंगे अगला इसी में, साइज ऑफ एटम कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, ए नॉट, अब पहले से जानते हैं। तो अब यहाँ पे आएंगे तो 1 एंगस्ट्रम में, मतलब एंगस्ट्रम में उसको मेजर किया जाता है। तो 1 एंगस्ट्रम का मतलब क्या होगा, तो 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर होता है। एंगस्ट्रम को मेजर करते हैं इसमें। तो ये जो सेंटीमीटर है ये मेरा CGS यूनिट होगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, SI यूनिट होगा। तो एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर और 10⁻⁻10 मीटर। जैसे मैं एटम को मेजर कैसे कर सकता हूँ, तो जैसे मैं फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट को मैं लेता हूँ। फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट आप जानते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप इस सब पढ़ाया हुआ आप लोगों को, अल्कली मेटल कहलाता है। फर्स्ट ए ग्रुप इज कॉल्ड अल्कली मेटल। तो इसमें आएंगे तो पहला कौन आएगा, लिथियम, नेक्स्ट सोडियम, पोटासियम एंड रुबिडियम मैं ले लेता हूँ। तो लिथियम में अगर हम लोग करेंगे तो ये न्यूक्लियस होगा ना, ये फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकेंड ऑर्बिट। तो इसमें अगर हम भरेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फिल कीजिए, 2 और 1 आएगा। इसको अगर हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 2 8 1 2 8 1। पोटासियम में अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या होगा 2 8 8 1 2 8 8
1, तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है ना, साइज बढ़ रहा है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसके सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होगा, सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटम का रेडियस है और इसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस जो आएगा इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं जो हम लोग बाद में जानेंगे। एटॉमिक रेडियस में ही आता है कौन सा, आयनिक रेडियस, जो बाद में हम लोग जानेंगे, लेकिन अभी आप टर्म जान लीजिए, आयनिक रेडियस। फिर उसके बाद से हम लोग का कौन सा आएगा, कोवैलेंट रेडियस आता है। कई प्रकार के रेडियस होते हैं, कोवैलेंट रेडियस। नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग का मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस आएगा। और नेक्स्ट आएगा हम लोगों का ये वेंडर वाल रेडियस। केवल नाम जानिए अभी आप लोग, वेंडर वाल रेडियस, वेंडर वाल रेडियस जाएगा, वेंडर वाल रेडियस जाएगा, है ना। तो इसके बाद से यहाँ पे आयनिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वेंडर वाल, सारे जितने प्रकार के भी रेडियस और भी हैं अभी, तो जितने प्रकार के रेडियस हैं सारे रेडियस को या तो हम लोग सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं और या तो मीटर में मेज़र करते हैं। सेंटीमीटर का मतलब ये CGS यूनिट है और मीटर का मतलब क्या हो जाएगा, ये मीटर का मतलब ये आपका SI यूनिट है। ये क्लियर हो गया। अब प्रश्न है कि सर एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट जो जाएगा तो एलिमेंट क्या है, किसी भी एलिमेंट को कह सकते हैं एन एलिमेंट इज द प्योर सबस्टांस। लिखते जाइएगा साथ साथ, मिटा देता हूं, आप लोग का हो गया होगा। एन एलिमेंट इज द, अब प्रश्न है कि यहाँ पे आया था एलिमेंट, सर ये एलिमेंट क्या है। जो बच्चे बिहार बोर्ड के थोड़ा ध्यान देंगे, उनको छोटी छोटी चीज़ें आती हैं और उनको प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वहाँ पे मैं बता रहा हूँ। एटम तो समझ गए, अब वहाँ पे क्या आ जाएगा, एलिमेंट का आएगा। तो नेक्स्ट आएंगे, उसमें लिखिएगा एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, जैसे गोल्ड का एलिमेंट आया, एलिमेंट आया, तो गोल्ड का एलिमेंट किससे बना होगा, केवल गोल्ड के एटम से बना होगा। आयरन का एलिमेंट किससे बना होगा, आयरन के एटम से बना होगा। तो एलिमेंट का मतलब क्या है, एलिमेंट द प्योर सबस्टांस, द प्योर सबस्टांस, लिखते जाइएगा साथ साथ, द प्योर सबस्टांस विच इज मेड अप ऑफ, द प्योर सबस्टांस विच इज मेड अप ऑफ, which is made up of only one kind of, the pure substance which is made up of only one kind of atom, only one kind of atom is called क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। प्योर सबस्टांस समझिएगा थोड़ा सा, ये प्योर सबस्टांस है। सपोज कीजिए कि ये गोल्ड है, अभी मैंने दिया था, तो ये गोल्ड का अगर मान लीजिए कि गोल्ड फॉयल है, गोल्ड के पतले पत्थर है अगर ये, तो ये सारा का सारा किससे बना होगा, गोल्ड के एटम से ही बना होगा। इसके छोटे छोटे जितने सारे एटम्स होंगे सारे इसमें क्या रहेंगे, गोल्ड के एटम होंगे। और ये गोल्ड के एटम से ही क्या होगा, छोटे एटम जितने सारे होंगे सारे एक दूसरे से क्या रहेंगे, कनेक्ट होंगे किसी अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा। और ये इस प्रकार यहाँ पे जो बन गया, दिस इज कॉल्ड कहलाएगा कौन, मान लेंगे कि इस गोल्ड को मैं एक एटम को पकड़ा, तो ये जो एटम आया था वो किसका था, AU का मतलब क्या हो गया, गोल्ड हो गया। तो इस प्रकार ये जो बना होगा ये गोल्ड के एटम से मिल के बना होगा, इसीलिए इसको बोलेंगे क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ गोल्ड। ये गोल्ड का क्या है, एलिमेंट हो गया। और गोल्ड के एलिमेंट, गोल्ड को क्या लिखेंगे हम लोग, AU लिखते हैं। तो इस प्रकार हम लोग का पता चल गया कि जो कोई भी एटम जो रहता है वो प्योर सबस्टांस से मिलके बना होता है, और प्योर सबस्टांस ओनली वन काइंड ऑफ एटम से बना होगा। अगर उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम आ गया तो वो तो इम्प्योर सबस्टांस हो जाएगा। जैसे मान लेंगे कि अगर यहाँ पे देखेंगे, मान लेंगे कि अगर मैंने एक गोल्ड ले लिया, सपोज कीजिए कि मैंने एक गोल्ड ले ली और इस गोल्ड में मैंने क्या किया, इसमें सोना भी डाल दिया, चांदी भी डाल दिया, वगैरह वगैरह। तो इसमें देखेंगे कलर अलग अलग बदल रहा हूँ, समझ जाएंगे। मान लेंगे कि यहाँ पर रेड कलर का है ना, तो रेड कलर का क्या है, मैंने गोल्ड डाला, इसमें गोल्ड के एटम को मैंने डाल दिया, बहुत सारा गोल्ड के एटम को डाल दिया। अब इसी में मैंने क्या किया कि कोई कहा कि नहीं सर ऐसा ही तो प्योर सबस्टांस सब बना रहे हैं, ऐसा कीजिए सर
इसमें क्या कीजिए, चांदी भी डाल दीजिए। तो मैंने ग्रीन कलर से क्या किया, चांदी को डाल दिया। तो ये जो सबस्टांस बना ये प्योरेस्ट सबस्टांस नहीं है, और जब प्योरेस्ट सबस्टांस नहीं है तो ये कोई भी एलिमेंट को ये डिनोट नहीं कर रहा है, ये तो मिक्सचर हो गया। यानी ये प्योर सबस्टांस नहीं है, ये तो मिक्सचर ऑफ सबस्टांस हुआ ना। ये क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ सबस्टांस। और जब मिक्सचर ऑफ सबस्टांस आएगा, मिक्सचर ऑफ सबस्टांस हो गया, तो ये आपका एलिमेंट का एलिमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि इस तो मिक्सचर है, ये प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है एलिमेंट, ये एलिमेंट का प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, डज नॉट हैव द प्योरेस्ट सबस्टांस। अब इसके बाद से हम लोग आएगा, तो अब यहाँ पे आएंगे तो उन्होंने कहा था क्या, अकॉर्डिंग टू क्या हुआ था कि मैंने बोला था ना कि सबसे छोटा पार्ट जो कहलाएगा वो एटम कहलाएगा। समझिएगा, इसका सबसे छोटे पार्ट को हमने क्या लिया था, एटम बताया था कि अगर इसको मैं तोड़ूंगा, इसको मैं क्या करूँगा, ब्रेक करूँगा, और ब्रेक करूँगा तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जाएगा। और ये स्मॉलेस्ट पार्ट जो है, स्मॉलेस्ट पार्ट जो आया जिसको अब और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यही मेरा क्या कहलाएगा, एटम्स कहलाएगा। तो एटम्स किसने कहा था, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, लिख लीजिएगा साथ साथ नीचे में, इसी का डिफाइन उन्होंने किया था, 9th और 10th में पढ़ना था आप लोग को। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, smallest particle of an element, smallest particle of an element is defined as, smallest particle of an element is defined as क्या कहलाया वो, एटम कहलाया। ये किसने कहा था, डाल्टस ने कहा था। तो स्मॉलेस्ट, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज क्या कहलाया, एटम कहलाया। अब आएंगे इसके बाद से हम लोग चलेंगे किधर, मॉलिक्यूल्स में। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स जो रहता है वो दो एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे मान लेंगे एलिमेंट ही आ गया, चलो एक और इसका एग्जांपल भी कर लें। इसमें एग्जांपल में अगर आएंगे तो जैसे मान लेंगे कि Cl अगर लिखे, तो Cl लिखे तो इसका मतलब क्या है कि Cl रिप्रेजेंट्स क्या, एक Cl है ना, तो Cl रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ, Cl रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ किसका, क्लोरीन एटम, वन एटम ऑफ क्लोरीन एटम। उसी तरह अगर मान लेंगे कि कैल्शियम लेना है, कैल्शियम रिप्रेजेंट्स क्या, वन एटम ऑफ क्लोरीन, सॉरी वन एटम ऑफ किसका, कैल्शियम का, वन एटम ऑफ कैल्शियम। उसी तरह नेक्स्ट अगर हम मान लेंगे कि Au ले लेते हैं, तो Au का मतलब क्या है, गोल्ड हो गया। तो गोल्ड, ये Au रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ गोल्ड को वो रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह मान लेंगे कि नेक्स्ट अगर हम लोग Ag ले लें, Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर, तो क्या करेगा, Ag रिप्रेजेंट्स, ये भी क्या करेगा, वन एटम को ना डिनोट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन एटम ऑफ सिल्वर, वन एटम ऑफ सिल्वर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सारे के सारे क्या है, ये एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए कि कहीं पे अगर हम लिख देंगे 2mg लिख देंगे, तो 2mg का मतलब क्या है, रिप्रेजेंट्स कितने को, 2mg क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2mg रिप्रेजेंट्स 2 एटम ऑफ मैग्नीशियम, 2 एटम ऑफ मैग्नीशियम, 2 एटम ऑफ मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग आ जाएंगे, उसी तरह अगर मान लेंगे कि अगर हम लिख दें यहाँ पे 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, इतना लिख दिए, तो 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, और अगर यहाँ पे हम कॉपर ले लें तो ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट्स क्या, 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स ऑफ, 23 एटम्स ऑफ क्या करेगा, कॉपर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब पहले से आप जानते हैं कि 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या सर, कौन सा, मॉलिक्यूल्स।
मॉलिक्यूल्स में आएंगे। पहले हम लोग का एटम डिफाइन हो गया, एटम डिफाइन हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट जो जा रहा है वो कौन सा है, मॉलिक्यूल्स। तो अब लिखेंगे वहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिखिएगा। मॉलिक्यूल्स क्या है, तो जैसे आएंगे Na क्या है, एक सोडियम एटम कहलाएगा। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एटम हो गया। और दोनों जब मिला तो यहाँ पे क्या बनाया, NaCl बनाया, और NaCl ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। यानी जब दो या दो से अधिक एटम जब एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी या मॉलिक्यूल का बिहेवियर एटम से बिल्कुल डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा, सोडियम कितना होता है 281, 10th क्लास में पढ़े थे आप लोग। इसमें से हमने क्या किया, आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कराएंगे, Na पे क्या आ जाएगा, प्लस। सिमिलरली क्लोरीन कितना होता है 17 का मतलब 287, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो Cl पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्लोरीन पे माइनस आएगा, और इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझने की कोशिश करेंगे। तो अब ये क्या करेगा, समझिएगा, एटम अपनी आइडेंटिटी को भूला है, Na प्लस में और Cl माइनस में, Na प्लस में चला गया, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। क्लोरीन माइनस में चला गया, नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। यानी एटम अपनी आइडेंटिटी को क्या किया है, भूल गया, और अपनी आइडेंटिटी को लॉस करके एक न्यू आइडेंटिटी में आया, और दोनों कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं NaCl, एंड दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, कॉमन सॉल्ट कहलाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन सॉल्ट, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट यानी जब भी दो एटम कंबाइन करके एक नया एटम या नया मॉलिक्यूल का निर्माण कर लिया, यहाँ पे नया किसी भी चीज़ का निर्माण किया, उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूल। यानी हम बोल सकते हैं कि एटम कंबाइंस विथ अनदर एटम, एटम कंबाइंस विथ अनदर एटम। अनदर एटम क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है, या तो डिफरेंट भी हो सकता है, सेम, और क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो एटम कंबाइंस विथ अनदर एटम टू फॉर्म न्यू केमिकल यूनिट, बनाएगा, एंड दिस केमिकल यूनिट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, एंड दिस केमिकल यूनिट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। दिस केमिकल यूनिट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। ये मेरा मॉलिक्यूल्स हो गया। अब आप मॉलिक्यूल्स में देखेंगे तो मॉलिक्यूल्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। मॉलिक्यूल्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर भी कह सकते हैं। जैसे ऑर्डिनरी टेम्परेचर वाटर को ले लेंगे तो वाटर क्या है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर मत यानी रूम टेम्परेचर पे अपने आप इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है। क्लोरीन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो करेगा, क्लोरीन Cl2। ग्लूकोज डब्बे में आती है मार्केट में, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स, लिखिएगा वहीं पे, मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन independent existence, under ordinary condition, under ordinary temperature भी कह सकते हैं, ordinary रुक जाइएगा, ordinary condition, या ऑर्डिनरी कंडीशन का मतलब क्या हो सकता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, ऑर्डिनरी टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। ऑर्डिनरी टेम्परेचर का मतलब क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, और ऑर्डिनरी टेम्परेचर का मतलब क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कोई भी मॉलिक्यूल्स अपने ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे
ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे कोई भी मॉलिक्यूल्स ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे अपने एग्जिस्टेंस को अगर वो फुलफिल कर लेता है, अपने को बचा लेता है, एक तरह से कह सकते हैं समझने के लिए, अपने को बचा सकता है, अपने को बचा भी लेता है रूम टेम्परेचर पे, अपने एग्जिस्टेंस को दिखा रहा है, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। क्योंकि मॉलिक्यूल्स हम लोग जो भी देखते हैं वो क्या देखते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही मेज़र करते हैं। क्योंकि हम लोग रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि कोई भी चीज़ें बनती हैं नेचर में, कोई भी चीज़ें आती हैं तो रूम टेम्परेचर पे उसको रखना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे अगर रहेगा तो इंसान उसका क्या कर सकता है, कभी भी उसका यूज़ कर सकता है। तो जो चीज़ें रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रही हैं मेरे लिए वो बेनिफिशियल होता है। अब मान लीजिए कि कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर -40 पे अगर है, कि -40 पे वो एग्जिस्ट कर पा रहा है, तो फिर उसको रखने का मतलब क्या है, हम उसको रख नहीं पाएंगे, हर जगह पर उसका यूज़ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए ऑर्डिनरी टेम्परेचर इसमें लगाया गया। ऑर्डिनरी टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर लगाया गया। रूम टेम्परेचर पे कोई मॉलिक्यूल्स, कोई एटम्स, कोई कंपाउंड्स अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वो एग्जिस्ट किया, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को वो दिखा रहा है, उसी को आप क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स कहेंगे। कोई भी केमिकल यूनिट अगर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होते हुए रूम टेम्परेचर पे अपने आप को एग्जिस्ट करके दिखा रहा है, दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे NaCl आया है, ये तो मैंने एग्जांपल लिया। जैसे H2O, तो H2O क्या करेगा, रिप्रेजेंट, यहाँ पे A में आएंगे तो H2O रिप्रेजेंट क्या करेगा, H2O रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ, H2O रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ किसका, वाटर का दिखाएगा। बी में आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C6H12O6, ये क्या है, रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ किसको दिखाएगा, ग्लूकोज को भी दिखाएगा। याद रखेंगे थोड़ा, 6H12O6 3 का फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो ये वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज भी हो सकता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ क्या हो सकता है, फ्रुक्टोज भी हो जाएगा ना, वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज या वन मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज भी हो जाएगा। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज भी हो जाएगा। नेक्स्ट मान लेंगे कि जैसे अगर मान लेंगे कि C ले लेते हैं, CO2, तो CO2 क्या करेगा, तो CO2 रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ किसका, कार्बन डाइऑक्साइड, एक चीज़ और यहाँ पे जानेंगे हम लोग, थोड़ा सा रिकॉल कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। ड्राई आइस होता है, कहीं कहीं देखिएगा रेलवे में, बैंकिंग सेक्टर वगैरह वगैरह में, सब सारी जगह पे ये क्वेश्चन पूछी हुई है। ड्राई आइस अगर लिखता है कहीं पे, ड्राई आइस, तो ड्राई आइस का मतलब क्या होता है, ड्राई आइस मीन्स सॉलिड CO2। ड्राई आइस मीन्स क्या हो जाएगा, सॉलिड CO2 जो रहता है उसी को ड्राई आइस बोलते हैं। अब कहिएगा कि सर मैंने ड्राई आइस तो कहीं देखा ही नहीं है। आपने सब कोई, सारे लोग देखे, पार्टियों में गए होंगे, पार्टी में जाने के बाद वहाँ पे क्या करते हैं, आप देखे होंगे कि एक जो वो आइसक्रीम जो निकालता है, आइसक्रीम देने वाला, तो वो क्या करता है, पहले अपने डब्बे में से एक निकालता है, ब्रिक टाइप का, ईट टाइप का निकालता है, वो इतना बड़ा रहता है, और उसको क्या करता है, ऊपर से रैपर को हटाता है। रैपर का मतलब वहाँ पे वो कागज़ का रहता है, कूट टाइप का रहता है, वो हटाता है। और हटाने के बाद जैसे ही उसको हटाता है, अब वो हटाने के बाद वाइट कलर का स्क्रीम दिखाई देती है, वाइट कलर की वो आइसक्रीम दिखाई देती है। अब उसको क्या करता है, वो काटता है और छोटे छोटे प्लेट में क्या करता है, इतना बड़ा बड़ा सर्व करता है सब किसी को। तो अगर वो बर्फ़ में रहता, समझिएगा, अगर वो बर्फ़ में रहता तो ऊपर वाला जो कूड था वो तो पानी से भीग जाता ना, और पानी से भीग जाता तो निश्चित वो क्या करता, वो उसको आसानी से नहीं खोल पाता, क्योंकि कूड तो भीग गई, और कूड भीगने के बाद तो डेलिकेट हो जाती है, और डेलिकेट हो जाएगी तो निश्चित तो उसको आप क्या करेंगे, भीतर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, वाटर में है ना, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, वो बगल भीतर में क्या करेगा, उसको पिघलाना चालू कर देगा आइसक्रीम को। तो आप कभी ध्यान से देखिएगा उसको कि जब वो खोलता है तो ऊपर में कुछ कुछ क्या रहता है, वो बर्फ़ के कलर का ही, आइस के कलर का ऊपर में कुछ कुछ रहता है। दिस इज़ कॉल्ड ड्राई आइस। वही आपका ड्राई आइस यानी सॉलिड CO2 होता है। सॉलिड CO2 का मतलब क्या है कि वो सॉलिड CO2 है, मतलब वो पूरी तरह से आइसक्रीम को क्या रखेगा, ठंडा रखेगा। और जब वो सॉलिड CO2 जब वो गैसेस स्टेट में जाएगा
तो वो सीधे सॉलिड CO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। याद करें 10th में पढ़नी थी आपको सब्लिमेशन, यानी सब्लिमेशन का प्रोसेस दिखा रहा है पहला। दूसरा, जितने सारे मार्केट में आइसक्रीम वाला क्या करता है, एक छोटा सा कंटेनर ले करके और अपने साइकिल से चलाते हुए क्या करता है, बेचता है। ध्यान से देखे होंगे आपको। तो उसमें भी वो क्या बर्फ़ रखेगा, बर्फ़ नहीं रख सकता है। बर्फ़ रखेगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे में वो सारी बार बर्फ़ उसकी पिघल जाएगी और फिर आइसक्रीम भी पिघल जाएगा और डेंजरस है उसके लिए, प्रॉफिटेबल नहीं है। तो वहाँ पे वो सॉलिड CO2 को डालता है। सॉलिड CO2 को जैसे ही उसमें हम डालेंगे और उसमें आइसक्रीम को रख देंगे, आइसक्रीम क्या रहेगी, ठंडा रहेगा बिल्कुल। वो क्या रहेगा, रैपर वगैरह जितना सारा कागज़ का रैपर वो भी नहीं पिघलेगा, आराम से वो पड़ा रहेगा उसमें। क्यों, क्योंकि जब वो पिघलेगा सॉलिड CO2 जब भी पिघलेगा सीधे गैस में कन्वर्ट होगा, वो लिक्विड स्टेट में नहीं रह सकता है, यानी आपका आइसक्रीम बच जाएगा। मार्केट में सॉलिड CO2 आराम से 50 रुपये में इतना दे देगा। कहाँ मिलेगा, मेडिकल स्टोर पे अक्सर अच्छा मेडिकल स्टोर हो तब सॉलिड CO2 मिल सकता है। सॉलिड CO2 से आराम से आप पॉकेट में रखेंगे, वो ठंडा लगेगा, चारों तरफ ठंडा लगेगा, जहाँ जहाँ रखेंगे वहाँ ठंडा लगेगा। और वहाँ से जैसे ही वो क्या होगा, पिघलेगा तो वो लिक्विड में नहीं जाएगा, वो सीधे गैस में चला जाएगा। यानी यहाँ से पिघल करके गैस में जा रहा है, आपको पता भी नहीं चला। अंत में क्या हो जाएगा, सारा पिघल करके चला गया और भींगा भी नहीं कपड़ा मेरा। आराम हाथ पे ले करके ऐसे करेंगे और ऐसे पकड़े रहेंगे, वो क्या हो जाएगा, सॉलिड CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कोई भी, अब एक नया टर्म यहाँ पे आया कि कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर सॉलिड से गैसेस स्टेट में चला जा रहा है, दिस इज कॉल्ड क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। यानी सब्लिमेशन क्या है, यहीं पे लिख लेंगे, थोड़ा सा रिवीजन तो हम लोग का होता रहेगा। सब्लिमेशन का मतलब क्या है कि सॉलिड कोई भी किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू किस में, गैस में चला जाएगा। कहेगा कि सर रुक जाइएगा, थोड़ा वीडियो मैं देख लूँ, कट तो नहीं रहा है। सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू किस में चला जाएगा, गैस में चला जाएगा। अब इसमें आ जाएंगे तो सॉलिड डायरेक्टली कौन सा होता है, जैसे कैम्फर, नाम सुने होंगे। कैम्फर का मतलब क्या होता है, कपूर होता है। जैसे नेफ्थैलिन बॉल, नेफ्थैलिन LENE है, थैलिन बॉल। नेफ्थैलिन बॉल मतलब फिनाइल की गोली जो होती है, जो घरों में हम लोग डालते हैं, इतना बड़ा वाइट कलर का जो होता है, नेफ्थैलिन बॉल। या उसी में एक और कौन सा आ जाएगा, सॉलिड CO2 भी आएगा। ये सारे के सारे क्या होते हैं, सब्लिमेशन के प्रोसेस को करते हैं। सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या है, जो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू किस में, गैस में चला जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लोगों का पूरी कहानी समझ क्लियर हो गई। एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है। मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हम दे दिए हैं, CO2 क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है। H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है। वाटर के एक मॉलिक्यूल्स हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग का चलेगा मोल। तो अब आएंगे हम लोग मोल में। वीडियो को रिकॉर्डेड वीडियो जा रहा है, स्टॉप कीजिएगा और लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट हम लोग का चलेगा, अब हम लोग का क्या चलेगा, मोल चलेगा। तो मोल क्या है समझने की कोशिश करेंगे। मोल जिस तरह किसी भी मार्केट के किसी भी थिंग्स को मेजर करने के लिए कोई ना कोई एक मेजरमेंट आपके सामने जरूर आता है। जैसे अगर किसी थीम को अगर हम मेजर करते हैं, मोल का मतलब, मोल यहाँ पे क्या हो गया, केमिस्ट्री में उसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि द मोल इज़ द केमिकल यूनिट एंड विच इज़ टेकन टू मेजर, क्या हो जाएगा, नंबर, मास या वॉल्यूम को मेजर किया। ये तो बाद में आएगी। यह एक क्या है, केमिकल यूनिट है। और केमिकल यूनिट में जितने सारे केमिकल यूनिट है, केमिकल यूनिट केमिकल मेजरमेंट में आएगा। तो इसलिए पहले हम सीखते हैं कि 1 डजन इक्वल्स टू क्या होता है, 1 डजन। मोल लिख लेंगे, यहाँ पे मोल लिख लेंगे। तो जैसे 1 डजन अगर हम कहेंगे तो 1 डजन का मतलब क्या आ गया, 1 डजन। तो 1 डजन इक्वल्स टू क्या होता है, 12 थिंग्स होता है। 1 स्कोर आता है, 1 स्कोर इक्वल्स टू क्या होता है, 20 थिंग्स होता है। 20 सब ये NCERT में लिखा हुआ है। एंड 1 ग्रॉस अगर आएगा तो 1 ग्रॉस क्या है,
तो 1 ग्रॉस इक्वल्स टू 144 थिंग्स होता है। 1 ग्रॉस इक्वल्स टू 144 थिंग्स होता है। 1 ग्रॉस इक्वल्स टू 144 थिंग्स होता है। उसी तरह किसी भी केमिकल यूनिट को नापने के लिए, मेज़र करने के लिए, जैसे मान लेंगे कि 12 केले आ गए, ये तो काउंटेबल है, तो 12 केले जब काउंटेबल है तो उसको किस में मेज़र किए? डजन में मेजर के लिए। 12 है, 20 थिंग्स आ गया, तो 20 थिंग्स आ गया, तो अगर वो थोड़ा ज़्यादा हो गया तो किस में मेजर किए? 1 स्कोर में मेजर कर लिए। और अगर 144 थिंग्स है तो उसको किस में मेजर किए हम लोग? ग्रॉस में मेजर किए। केमिकल यूनिट है ना, केमिकल यूनिट का मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है। केमिकल यूनिट छोटा छोटा एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड्स है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है एंड आयन्स है। अब मान लेंगे कि यहाँ पे जैसे मैंने क्लास में आप लोग को बताया हूँ कि अगर मान लेंगे कि ये एक रेन ड्रॉप है, सपोज कीजिए कि ये रेन ड्रॉप है, तो रेन ड्रॉप अगर है 1 रेन ड्रॉप है, तो 1 रेन ड्रॉप में अगर हम जाएंगे तो इसमें रेन ड्रॉप तो वाटर से बना होता है, तो इसमें कितने वाटर्स हो जाएंगे? 10 टू द पावर 31 मॉलिक्यूल्स ऑफ 10 टू द पावर 31 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है। 1 ड्रॉप में 10 टू द पावर 31 मॉलिक्यूल सब क्या होता है? वाटर होता है। अब सपोज कीजिए 1 ड्रॉप में 10 टू द पावर 31 मॉलिक्यूल्स बहुत लार्ज, बहुत ज़्यादा हो गया। 10 टू द पावर 31 मॉलिक्यूल्स को ऐसे हम कैसे काउंट कर सकते हैं? तो इसीलिए जितने सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, जैसे मान लेंगे कि इतना हम सोडियम ले लिए, तो इस सोडियम में अप्रॉक्सीमेटली इसमें मिलियंस होंगे, ट्रिलियंस हो सकते हैं एटम सोडियम के। इतने में ही सोडियम के ट्रिलियंस, मिलियंस इसके एटम हो सकते हैं। तो सारे को मेजर करने का कोई ना कोई एक क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए। तो केमिकल यूनिट को मेजर करने के लिए, केमिकल यूनिट को मेजर करने के लिए जो आपको यूनिट प्रोवाइड की गई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल कहते हैं। उसी को हम लोग मोल कहते हैं। केमिकल यूनिट को मेजर करने के लिए जो आपको यूनिट प्रोवाइड की गई, वही मेरा क्या है? मोल कहलाया। तो मोल क्या है? तो लिख लेंगे यहाँ पे, तो वहाँ यहाँ पे लिख लेंगे। तो 1 मोल में क्या हो जाएगा? तो मतलब कि ये केमिकल यूनिट फॉर काउंटिंग एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस लिखिएगा। मोल इज द केमिकल यूनिट, लिख लेंगे वहीं पे। मोल इज द केमिकल यूनिट, शॉर्ट में लिख लीजिए। मोल इज द केमिकल यूनिट, मोल इज द केमिकल यूनिट टू मेजर, मोल इज द केमिकल यूनिट टू मेजर, किसको किसको ये मेजर कर सकता है? एटम्स को। केमिकल यूनिट टू मेजर एटम्स, और किसको? मॉलिक्यूल्स को, और किसको? आयंस को, और किसको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और किसको? न्यूट्रॉन को। यानी मैं अपने भाषाओं में कह सकता हूं कि 1 मोल, तो 1 मोल जहां पर भी रहेगा वो क्या करता है? मेजर करता है। किसको मेजर करेगा? मेजर केमिकल यूनिट को मेजर करेगा, केमिकल यूनिट को मेजर करेगा। और केमिकल यूनिट कौन कौन से होते हैं? अभी मैंने बताया है। केमिकल यूनिट कौन कौन से होंगे देख लेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? पहला हम लोग का कौन सा आएगा? एटम्स आएगा। केमिकल यूनिट कौन हो गया? फिर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। नेक्स्ट कौन हो जाएगा? आयन। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एंड यहाँ पे मैं न्यूट्रॉन कर देता हूँ। यानी ये सारे के सारे क्या होंगे? केमिकल यूनिट। तो केमिकल यूनिट को मेजर करने के लिए जो तरीका आया उसको मैंने क्या बोला? मोल बोला। अब प्रश्न है कि सर 1 मोल, जैसे 1 दर्जन में तो आपने 12 कह दिया, 1 स्कोर में आपने 20 कह दिया, और 1 ग्रॉस में कितना कह दिया? 144 कह दिया। तो प्रश्न है कि सर 1 मोल में कितने होंगे? तो एक एटम में माइक्रोस्कोपिक यूनिट इसमें मैंने लिया, और एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट जितने सारे हैं वो तो अनकाउंटेबल ना होंगे। अब इसमें मैंने कहा कि ट्रिलियंस हो सकते हैं। तो प्रश्न है कि सर इसको कैसे हम मेजर करेंगे? मेजर तो कर नहीं सकता, एज्यूम तो कर सकते हैं। एज्यूम क्या होगा? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स अगर इसमें मौजूद होंगे, उसको मैं क्या कहूँगा? जिस तरह 12 थिंग्स है तो उसको क्या बोल रहे हैं? 1 डजन। उसी तरह अगर 6.023 इंटू 10 टू 23 अगर एटम्स होगा तो 1 मोल बोल देंगे। यानी
समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी यहाँ पे क्या आ गया अपने मन से, अब हम यहाँ पे करेंगे इसके बाद का पार्ट, रुक जाइए मैं यहाँ कर देता हूँ। यानी इसका मतलब है कि 1 मोल, तो 1 मोल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू दी पावर कितना 23। इतने या तो क्या हो सकते हैं केमिकल यूनिट हो सकते हैं, इतने मेरे केमिकल यूनिट हो सकते हैं, इतने मेरे केमिकल यूनिट हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं यहाँ पे समझिएगा फिर, यानी 1 मोल, तो 1 मोल इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 केमिकल यूनिट इसको बोल रहा हूँ। फिर से देखिएगा केमिकल यूनिट कह रहा हूँ, और इसको एक नंबर ना है 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, ये काउंटेबल, ये एक नंबर हुआ, काउंटिंग नंबर तो नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या है नंबर हुआ। एवोगाद्रो ने इसको दिया था, इसीलिए इसको 1 मोल को भी क्या बोला गया एवोगाद्रो नंबर बोला गया, एवोगाद्रोस नंबर, एवोगाद्रो नंबर कहिए, एवोगाद्रो नंबर बोला गया, ये हो गया एवोगाद्रो नंबर। और इसको एवोगाद्रो नंबर को कैसे लिखा गया Na लिखा गया। कोई बुक इसको लिख लेता है N0 भी लिख देता है, वो भी सही है। यानी 1 मोल समझिएगा, 1 मोल इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 क्या हो जाएगा, या तो केमिकल यूनिट होगा, या तो एवोगाद्रो नंबर होगा, या तो क्या होगा Na होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 1 डजन जैसे 12 थिंग्स को डिनोट करता है, उसी तरह 1 मोल इतने थिंग्स को डिनोट करता है, लेकिन वहाँ पे थिंग्स नहीं है, वो केमिकल यूनिट है। केमिस्ट्री की भाषाओं में उसको क्या बोलेंगे केमिकल यूनिट को डिनोट करता है। जैसे अगर मान लेंगे कि अगर हम कह देंगे यहाँ पे मोल, तो मोल का मतलब क्या होगा, मोल को क्या कर रहा है, मोल किसी न किसी नंबर को क्या कर रहा है डिनोट कर रहा है। यानी अगर हम कह दें 1 मोल ऑफ सोडियम, तो 1 मोल ऑफ सोडियम का मतलब क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 सोडियम एटम। सिमिलरली तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मान लेंगे कि अगर हम लोग अपने भाषाओं में लेके पहले चलते हैं, 1 मोल अगर कह दें, तो 1 मोल अगर हम सोडियम कह दें, 1 मोल ऑफ सोडियम कह दें, सोडियम लिखा हूँ तो सोडियम है तो यानी सोडियम होगा, तो 1 मोल ऑफ सोडियम का मतलब क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 सोडियम एटम हो जाएगा, सोडियम एटम। या अगर मैं कह दूं कि 1 मोल ऑफ 1 मोल रुपीज़, 1 मोल रुपीज़ मेरे पास है, सपोज कीजिए 1 मोल रुपीज़, भगवान से अगर भगवान के पास जाए, मंदिरों में जाते हैं, अल्लाह के पास जाते हैं, कहेंगे हे भगवान मुझे और कुछ नहीं दो, 1 मोल रुपीज़ मुझे दे दो, ज़्यादा नहीं दो, 1 मोल रुपीज़ मुझे दे दो। तो 1 मोल का मतलब कितनी रुपया मैं उनसे मांग रहा हूँ, अरबों खरबों मांग रहा हूँ। यानी 1 मोल रुपीज़ का मतलब क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 रुपीज़, इतना। अगर सोडियम है तो इधर सोडियम लगेगा, रुपीज़ है तो इधर रुपीज़ लगेगा। मान लेंगे कि अगर मैं कह दूँ थोड़ी देर के लिए आपको समझने के लिए 1 मोल पागल, 1 मोल पागल का मतलब क्या हो जाएगा, यानी पूरे वर्ल्ड में कितना पागल होगा 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 पागल यहाँ पे लिखेंगे। वैसे ये मेजरमेंट गलत है लेकिन समझने के लिए ठीक है, क्यों, क्योंकि सोडियम है तो सोडियम लिखे, रुपीज़ है तो रुपीज़ लिखेंगे, पागल है तो पागल लिखेंगे, एकदम ठीक है। मान लेंगे कि अगर कोई कहेगा 1 मोल ऑफ लाफिंग गैस, लाफिंग गैस किसको कहते हैं याद होगा, 1 मोल ऑफ, रुक जाइए ब्लैक से लिखते हैं, 1 मोल ऑफ लाफिंग गैस, 1 मोल ऑफ लाफिंग गैस, लाफिंग गैस किसको बोलते हैं N2O को ना, N2O को बोलते हैं। तो 1 मोल ऑफ लाफिंग गैस का मतलब क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 क्या हो जाएगा N2O लिखिए, और N2O के ब्रैकेट में लिख लीजिए लाफिंग गैस, लाफिंग गैस हो गया कंप्लीट। यानी 1 मोल कुछ नहीं बताता है, वो 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 को क्या करता है, वो मेजर करता है। लिख लीजिए, ये ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे जाएंगे, क्लियर। अब आएंगे, लिखा गया
अब हम लोग मोल समझ गए, एक मोल कुछ नहीं है, वो 6.023 इंटू 10⁻23 को क्या कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है। वीडियो को स्टॉप करेंगे, बाद में आप लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब इसके बाद से आएंगे नेक्स्ट, अगर आएगा तो मोल को 3 टर्म से हम लोग इसको स्टडी करेंगे। मोल को हम लोग 3 टर्म्स में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो क्या आ जाएगा, मोल इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ, लिख लेंगे साथ साथ, अगला पॉइंट जो भी होगा, मोल इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ, मोल इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ, पहला आएगा हम लोग को कौन सा, नंबर में। मोल इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ, मोल इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ मास, and mole is defined in the terms of volume. Mole is defined in the terms of number, mole is defined in the terms of mass, and mole is defined in the terms of volume आएगा। तो अब हम लोग किधर चलेंगे, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर ना, तो अगला हेडलाइन हम लोग का आ जाएगा मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। ये जो भी होगा देख लेंगे आप लोग अपना पॉइंट, पहला हो गया, दूसरा ये पहला हो गया एटम था, दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, ये थर्ड होगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मोल इन टर्म्स ऑफ, मोल इन टर्म्स ऑफ किस में करेंगे हम लोग, नंबर में। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो वी विल वेस्ट, अब इस सेक्शन में हम लोग डिफाइन करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे इन दिस सेक्शन, इन दिस सेक्शन, साथ साथ लिखते जाइएगा, वी विल, इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी हाउ टू कन्वर्ट मोल इंटू नंबर, मोल इंटू नंबर, मोल इंटू नंबर, और नंबर इंटू मोल, और नंबर इंटू मोल। मोल को नंबर में कैसे डिफाइन करेंगे और नंबर को मोल में कैसे डिफाइन करेंगे। मोल को किस में, नंबर में, और नंबर को किस में, मोल में। कैसे उसको एक हाउ विल कन्वर्ट, मतलब उसको कैसे बदलेंगे, मोल को नंबर में कैसे बदलेंगे, नंबर को मोल में कैसे। धीरे धीरे हम लोग स्टडी ये मोल की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने में बाउंड्री तैयार करनी पड़ती है, क्योंकि 10th क्लास के भी बच्चे हैं इसमें, है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग भी। तो इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी हाउ टू कन्वर्ट मोल इनटू नंबर और नंबर इनटू मोल। मैंने अभी बताया था कि अब दूसरे शब्दों में हम लोगों ने अभी देखा था कि 1 मोल क्या था, 1 मोल केमिकल यूनिट अगर लिख दें, 1 मोल इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं ना 6.023 इंटू 10⁻23 सिमिलर यूनिट। ये क्या है सर, सिमिलर, कभी केमिकल लगा रहे हैं, कभी सिमिलर लगा रहे हैं, केमिकल यूनिट। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, केमिकल यूनिट अगर है, सिमिलर यूनिट है, समझिएगा। जैसे अगर मान लेंगे कि अगर मैं कह दूँ 1 मोल ऑफ सोडियम, तो कितना आ जाएगा, साथ साथ लिखते जाइएगा, सब कुछ लिखिए एक एक चीज़। 1 मोल ऑफ सोडियम का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 क्या, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सिमिलर यूनिट है। तो यहाँ पे अगर एटम लिखेंगे तो उधर भी क्या लिखेंगे, एटम ही लिखेंगे। तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मतलब हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम, 10⁻23 सोडियम एटम। कोई कहेगा नहीं सर, मैं अगर ले लूँ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम, Mg एटम ले लूँ, तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम का मतलब क्या हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम एटम। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे कह दें 1 मोल ऑफ गोल्ड अगर मिल जाए, भगवान कहें इतना गोल्ड मिल जाए, 1 मोल ऑफ गोल्ड एटम, नहीं गोल्ड एटम इतना नहीं,
नंबर है ना, मास तो नहीं है ना। 1 मोल ऑफ गोल्ड एटम का मतलब क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या हो जाएगा, गोल्ड का मतलब AU एटम, AU एटम लिख सकते हैं। लिखिए साथ साथ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम, 1 मोल सोडियम एटम, 1 मोल वगैरह एंड वगैरह। जैसे आएंगे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे हमसे कि 1 मोल ऑफ, समझिएगा क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन अगर आ गया कि 1 मोल ऑफ, समझिएगा यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कोई पूछ दे और 4 चॉइस अगर दे दे A B C D, समझिएगा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कोई पूछ देगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 इतना कार्बन एटम। यहाँ पे लिख देंगे 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 Na एटम। यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 मैग्नीशियम के कार्बन एटम। और यहाँ पे अगर हम लिख दें कि 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 C6H12O6। मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे अगर सोडियम लेंगे तो वहाँ पर भी क्या लेंगे सोडियम, यहाँ पे मैग्नीशियम है तो उधर भी क्या लेंगे मैग्नीशियम, यहाँ पे गोल्ड है तो उधर भी क्या लेंगे गोल्ड। 1 मोल कुछ नहीं है, 1 डजन 1 डजन में 12 होती है, तो 1 मोल का मतलब है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 है। 1 मोल का मतलब और कुछ नहीं है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 को केवल डिनोट करता है। बिजली चली गई है ना। तो आज की सभा समाप्त, फिर अगले दिन फिर मिलते हैं तुम लोगों से। रह दो।